हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं रिकर्जन चैप्टर पूरा कवर करने वाला हूं। जैसे कि ये सारे टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना। ओके, तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन, तो रिकर्जन से पहले आप फंक्शंस यानी कि मेथड्स को बनाना सीख चुके हैं। आपको पता है कि जो फंक्शन कॉल होती है वो फंक्शन को कॉल करती है। क्लियर, फंक्शन जो कॉल जो होती है वो फंक्शन को क्या करती है, इन्वोक करती है। तो क्या कोई फंक्शन कॉल खुद को इन्वोक कर सकती है? मतलब क्या कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकता है? तो इसे कहा जाता है सेल्फ इन्वोकेशन। ओके, यानी कि सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है इसको। तो जिसे हम बोलते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद को ही कॉल करता है। क्लियर, रिकर्जन क्या होता है ये समझ में आ गया। ये जो है ये फंक्शन डेफिनेशन है, इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और ये है इधर फंक्शन कॉल। 3 लाइन का प्रोग्राम है। जब प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करेगा तब ये जो फंक्शन है जो ये इधर डिफाइन है ये एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, अगर फंक्शन कॉल नहीं होगी इधर तो जो फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर, अब देखो तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो आपको पता है, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है उसे बोला जाता है रिकर्सिव फंक्शन। जैसे अब आप ये देखो, ये क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है, जो मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, एक दूसरा फंक्शन कॉल किया हुआ है इसी प्रोग्राम के अंदर। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन ए है वो एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्लियर, अब ये देखो, इन दो को देखो, इसमें क्या हो रहा है कि एक फंक्शन ए है जो वो खुद को ही कॉल कर रहा है। क्लियर, खुद की ही फंक्शन बॉडी में से, तो इसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर, तो एंड अब एक ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो फंक्शन ए है वो फंक्शन बी को कॉल कर रहा है और जब फंक्शन बी कॉल किया जा रहा है तो ये फंक्शन बी एग्जीक्यूट होगा और जब फंक्शन बी एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन ए कॉल किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके, तो ऊपर ये जो टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, क्लियर, विच कॉल्स इटसेल्फ, इस टेक्निक को डायरेक्ट रिकर्जन बोलते हैं हम। और ऐसा फंक्शन यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है उसे इनडायरेक्ट रिकर्जन बोलते हैं, जैसे ये है जो। क्लियर, तो एक और एग्जांपल देखो इनडायरेक्ट रिकर्जन का। जैसे ये प्रोग्राम देखो, इसमें क्या हो रहा है, पहले ये जो फंक्शन ए है वो बी को कॉल कर रहा है, फिर जब बी को कॉल किया जा रहा है तो वो सी को कॉल कर रहा है, सी को कॉल किया जा रहा है तो वो डी को कॉल कर रहा है एंड डी पर जब प्रोग्राम आ रहा है तो वापस वो ए को कॉल कर रहा है। ये आपको दिख रहा है यहां पे। क्लियर, तो ये भी क्या, इनडायरेक्ट रिकर्जन का एक एग्जांपल है। अगर स्टूडेंट्स आपने वर्किंग विद फंक्शंस चैप्टर नहीं देखा है, आपको फंक्शंस नहीं पता फंक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले उस चैप्टर को जाके समझ लीजिए। क्लियर, उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर है, उसे देख लो, उसके बाद रिकर्जन चैप्टर समझ लेना। ओके, अब एक एग्जांपल देखो आप, जो मैंने अभी यहां पे ये प्रोग्राम दिखाया था आपको। क्लियर, जैसे ये देखो, ये फंक्शन डेफिनेशन है। इस फंक्शन के अंदर ये दो क्या है, ये दो, इसका मतलब फंक्शन डेफिनेशन है। जब अगर ये फंक्शन ए जो है ये अगर एग्जीक्यूट होता है तो ये दोनों जो लाइंस हैं 2 और 3 वाली ये एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर, अब फंक्शन बी यानी कि 4th लाइन में जो कोड है अगर वो कॉल किया जाएगा, फंक्शन बी एग्जीक्यूट होगा तो मतलब 5 और 6 एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर, तो लास्ट में जो मेन प्रोग्राम है वो तो यहां से स्टार्ट है ना। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपने वर्किंग विद फंक्शंस चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उससे जाके क्लियर कर लो। क्लियर, क्योंकि जो रिकर्जन है वो वर्किंग विद फंक्शंस जो चैप्टर है उसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर, तो वर्किंग विद फंक्शंस देख लेना। तो अब मेन प्रोग्राम जो है वो 7 लाइन से स्टार्ट होगा। अब 7 लाइन पर प्रोग्राम आया, देखो तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखो आप, 7 लाइन पर पहले 7 पर आया, 7 में क्या है, ए को कॉल किया जा रहा है, प्रोग्राम गया 1 पर। अब मतलब ए पर गया ना 1 वाली लाइन पर, फिर सेकंड पर आया, भाई ए फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है तो सेकंड पर आएगा, फिर थर्ड पर आया प्रोग्राम, फिर फोर्थ पर आया। ठीक है, थर्ड पर आया तो थर्ड पर क्या हो रहा है, बी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है।
बी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है ना थर्ड पर, फिर वो गया फोर्थ पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर। तो जैसे जैसे ये देखो 2 वाला और 5th वाला, 2 वाले पर क्या हो गया, ए प्रिंट हो गया, और 5th वाले पर क्या हो गया, बी प्रिंट हो गया। अब जैसे प्रोग्राम 6th वाली लाइन में आया, उसने देखा कि फिर से ए फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फिर से ए फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फिर वापस प्रोग्राम कहां पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया। अब 1 पर पहुंचा, फिर 2 पर गया, तो यहां पर भी क्या हो गया, ए प्रिंट हो गया, फिर 3 पर आया, फिर यहां से बी फंक्शन को कॉल हुआ। तो ये क्या, ये सीरीज चलती जा रही है, ये एक दूसरे को कॉल करे जा रहे हैं, अगर आप इसको आगे ट्रैक करो तो। ठीक है, तो ये कहीं पर भी रुक नहीं रहा है। क्लियर, तो ये चीज आप देख पा रहे हो। तो आउटपुट कैसा आएगा, देखो ए बी प्रिंट होता जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉल करने में लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा कंडीशन देनी होगी कि वो कंडीशन अगर अचीव हो जाए तो जो है ये जो फंक्शन कॉलिंग है, ये कॉल कर रहे हैं एक दूसरे को रिकर्सिवली, ये बंद हो जाए। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बेस केस। ठीक है, अगर हम बेस केस देते तो ये कंटिन्यूअसली नहीं चलता। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें बेस केस क्यों देना है, ताकि कंटिन्यूअस जो रिकर्जन है वो ना होता रहे, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आप द टॉपर्स को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने पेज पर जैसे पीडीएफ नोट्स हो गए या फिर कुछ सैंपल पेपर हो गए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये सारे मैं शेयर करता रहता हूं। तो और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक पेज का जो लिंक है द टॉपर्स का, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑलरेडी मैंने कई पीडीएफ नोट शेयर करे हुए हैं, जाके चेक कर लीजिए। तो सेंसिबल रिकर्जन कोड का मतलब क्या है, सेंसिबल रिकर्जन कोड मींस जहां ऐसा रिकर्जन कोड जहां पे रिकर्जन हो रहा हो, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हो। क्लियर, लेकिन ये जो कॉलिंग प्रोसेस जो हो, वहां पे ये पता हो कि भाई कहां पर कौन सी सिचुएशन पर आके स्टॉप हो जाना है। क्लियर, नहीं तो इन्फिनिटली चलता रहेगा प्रोसेस। अब ये पता चल गया आपको कहां पे क्या है ये सेंसिबल रिकर्जन कोड। बेस केस मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर जो रिकर्सिव फंक्शन है, क्लियर हो चुका है आपको रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, वो ऐसी कंडीशन जहां पर रिकर्सिव फंक्शन खुद को द्वारा से मतलब इन्वोक ना करे, खुद को कॉल करना बंद कर दे। क्लियर, तो वो कहलाएगा बेस केस। तो हर एक रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस होना जरूरी है। और ध्यान रखना, वो जो बेस केस है हमें उसका जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम का एग्जांपल दूंगा, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो बेस केस जो होता है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ये वैल्यू अचीव हो जाए तो अब फंक्शन स्टॉप हो जाए, रिकर्जन स्टॉप हो जाए। तो बेस केस जो है उस वैल्यू वो रीचेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई रिकर्जन हुआ जा रहा है लेकिन बेस केस जो है वो कंडीशन रीच ही नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में बेशक उस सिचुएशन में भी अगर आपने बेस केस दिया है और अगर वो मान लो रीचेबल नहीं है तो भी इंफिनिटली रिकर्जन होता रहेगा। ठीक है, रिकर्जन मतलब होता रहेगा। तो कुछ ना कुछ जो बेस केस है वो रीचेबल होना चाहिए। क्लियर, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स दिए हैं उसमें बेस केस रीच होना चाहिए। अब देखो मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ का मतलब अगर जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ए फंक्शन बी को कॉल कर रहा था, बी फंक्शन ए को कॉल कर रहा था, तो ये इन्फिनिटली चले आ रहे थे। ठीक है, इन्फिनिटली चले आ रहे थे और इसकी वजह से क्या था, पूरी मेमोरी जो होगी अगर रुकेगा नहीं तो सिस्टम की पूरी मेमोरी को क्या करेगा, यूज कर लेगा, है ना। अगर रुकेगा ही नहीं तो मेमोरी भरती जाएगी ना सिस्टम की। तो इसके लिए क्या करा है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ का एक जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया गया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि कितनी बार जो है वो रिकर्जन होगा, बेशक बेस केस नहीं पहुंच रहा है तो उस सिचुएशन में भी कितनी बार रिकर्जन होगा। तो ये देखो, ये वही प्रोग्राम है जो मैं अभी ए और बी वाला आपको समझा रहा था कि ए बी को कॉल कर रहा है, बी ए को कॉल कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो इसमें देखो ये क्या है, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो क्या हुआ, काफी जैसे कई बार एग्जीक्यूट होने के बाद, रिकर्जन होने के बाद ये लाइन लिखी हुई आ गई। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड व्हाइल पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ है वो क्या है, वो एक्सीड हो चुकी है। एक्सीड मतलब वो रीच हो चुकी है, इससे ज्यादा और रिकर्जन नहीं हो सकता। क्लियर, तो अब इसको देखो, रिकर्जन डेप्थ लिमिट मींस कि कितनी बार बेशक बेस केस जो है वो रीच नहीं हो रहा,
मतलब बेस केस रीच नहीं हो रहा, तो मतलब रिकर्जन स्टॉप ही नहीं होगा। तो रिकर्जन स्टॉप ही नहीं होगा तो कितनी बार जो है जो रिकर्जन है, मतलब कि जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब कितनी बार रिकर्जन होगा बिना बेस केस के। इसके लिए कोई ना कोई डेप्थ लिमिट होनी चाहिए ना, नहीं तो इंफिनिटली चलेगा तो कंप्यूटर की पूरी मेमोरी घेर लेगा वो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1000 टाइम ही रिकर्जन होता है, बेशक बेस केस नहीं है। लेकिन हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करना अभी आपको बताऊंगा। तो आप ये देखो कि आप किस तरीके से क्या जो है बाय डिफॉल्ट क्या रिकर्जन लिमिट है वो कैसे पता कर सकते हो। कुछ नहीं करना, इंपोर्ट सिस लिखो और ये 2 लाइंस लिख दो बस आप। ठीक है, जहां पे आप पाइथन 3 जो भी वर्जन है आपका उसमें जो आप करते हो प्रोग्रामिंग करते हो उसमें ये 2 लाइंस लिख दो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आउटपुट में बता देगा। ठीक है, और अगर आपको न्यू रिकर्जन लिमिट सेट करनी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो 1000 होती है, न्यू रिकर्जन लिमिट सेट करनी है तो इंपोर्ट सिस, फिर प्रिंट के अंदर सिस डॉट सेट रिकर्जन लिमिट, उसके अंदर इस तरीके से 5000 जो भी आपको लिखनी है उतनी लिमिट आप सेट कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया पता कैसे लगाना है कि रिकर्जन लिमिट कितनी है और ये और न्यू रिकर्जन लिमिट कैसे सेट करना है, ये क्लियर हो गया। ओके, तो ये देखो जैसे मैंने ये ऑलरेडी करा हुआ है, इंपोर्ट सिस लिखा हुआ है और इस तरीके से मैं लिखा हुआ है ये 2 लाइन क्लियर, स्क्रिप्ट मोड में लिखा हुआ है। रन किया तो उसने आउटपुट में दिखा दिया कि 1000 क्या है, 1000 रिकर्जन लिमिट है, बिना बेस केस नहीं है तो 1000 बार ही रिकर्जन होगा, उसके ज्यादा नहीं होगा। अब ये देखो मैंने इसमें क्या करा कि वही जो प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको समझाया था, जहां पर कोई भी बेस केस नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, तो यहां पे मैंने जो रिकर्जन लिमिट है वो क्या कर दिया, 10000 कर दिया। फिर रन करा तो क्या होगा, ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, वो अब 1000 टाइम रिकर्सिव नहीं होगा, वो 10000 टाइम्स होगा, क्योंकि रिकर्जन लिमिट चेंज हो गई है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब एक चीज देखिए कि इंफिनिट रिकर्जन कब होता है, इन्फिनिटली कब रिकर्जन होता है, जब बेस केस या तो आपने दिया ना हो, ठीक है, या फिर बेस केस रीच ना होता हो, तब इंफिनिट रिकर्जन होता है। देखो लॉजिकली तो इंफिनिट होता नहीं है क्योंकि हमने एक लिमिट लगा दी है 1000 की, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम इंफिनिट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिकली इंफिनिट नहीं है, 1000 है, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, है ना। तो अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आप रिकर्जन लिमिट कैसे सेट कर सकते हो। ओके, और जो प्रीवियस प्रोग्राम अभी समझा था हमने, ठीक है, जिसमें ए बी को कॉल कर रहा था और बी ए को कॉल कर रहा था, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताता हूं, ये वाला प्रोग्राम। ओके, तो ये देखो ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। अब ए में देखो जब ए कॉल होगा तो ए प्रिंट होगा, बी कॉल होगा तो बी प्रिंट होगा, क्लियर। ओके, तो अब इसको करते हैं हम रन। तो अब देखो ये कंटिन्यूअसली ए बी प्रिंट होता जा रहा है क्योंकि ए और बी को कंटिन्यूअसली कॉल किया जा रहा है एक दूसरे के द्वारा। तो अभी ये चलता जाएगा क्योंकि कितनी टाइम चलेगा, 1000 टाइम रिकर्जन होगा। ओके, उसके बाद एरर आएगा। तो देखो ये एरर आना स्टार्ट हो चुका है। अब लास्ट में एरर आ जाएगा मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। ओके, तो देखो जैसे जस्ट 1 सेकेंड और आने वाला है। तो जैसे ये देखो लास्ट में अपने एरर आ गया, इन्फिनिटली रन नहीं हुआ है। अगर इन्फिनिटली रन होता और मान लो मेरे को पता नहीं होता तो ये जो बैकग्राउंड में जो है सिस्टम की मेमोरी लेता रहता। अगर मेरे को नहीं पता होता, मान लो मैं कुछ काम करने चला गया और जैसे ये अपने आप रन हो जा रहा है, तो जो मेमोरी होगी उससे क्या होगा, मेमोरी को ये फिल करता रहेगा, क्लियर। तो 1000 टाइम्स हुआ है रिकर्जन। अब इसको चेंज करना है तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने इसको रिकर्जन लिमिट है वो अभी कितनी है, 1000 है ना, तो आपने 1000 टाइम्स देखा कि कितनी बार रन हुआ है। अब मैं रिकर्जन लिमिट 100 कर देता हूं। अब इसको रन करता हूं तो देखो बड़ी जल्दी आ जाएगा ये। तो देखो ये आ गया। अब देखो इतनी जल्दी एरर भी आएगा, इतनी जल्दी मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ भी एक्सीड हो गई, क्लियर हो गया। तो आप जितनी चाहो उतनी सेट कर सकते हो। तो अब ये प्रोग्राम देखते हैं। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड कर दे। मतलब कि मैं बताऊंगा कि कितने नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, क्लियर। और इसे रिकर्सिव फंक्शन के वे में लिखना है, क्लियर। मतलब फंक्शन हो और रिकर्जन हो रहा हो उसमें, उस तरीके से लिखना है। ओके, लूपिंग मतलब इटरेशन के वे में नहीं लिखना है इस प्रोग्राम को। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर कर दिया 5, तो 5 नेचुरल नंबर्स के सम चाहिए स्टार्टिंग के, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि इस प्रोग्राम में क्या होगा।
तो मैं इस प्रोग्राम को पहले आपको रन करके दिखा देता हूं। ये प्रोग्राम आपको नोट किया हुआ दिख रहा है, इसके बाद मैं आपको इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझाऊंगा। क्लियर? तो इसका आप पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट होता है इसका। ओके, तो ये जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होगे कि रिकर्जन हो रहा है। तो ये अभी देखो यहां पे पूछ रहा है कि एंटर नंबर, मतलब कितने नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। तो मैंने लिख दिया 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से एंटर करा, आ गया 10। क्यों? क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 इसका सम क्या होता है? 10 होता है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं, फिर देखना। अब 5 एंटर करता हूं, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, मतलब 15 आना चाहिए। तो आंसर आ गया 15। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ये आप समझ गए, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, ये देखो ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है यहां पर। फिर जब ये प्रोग्राम ये अपने सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद वापस जब वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वहीं पर ही उसे दोबारा कॉल किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, सम फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करते समय। तो ये कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है, इससे देखो, ठीक है, अपना सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये टेक्निक क्या है। ओके, तो ये चीज अभी तक आपको क्लियर हो गई कि आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा प्रोग्राम क्या है। तो अब इसका मैं आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझाता हूं। तो रिकर्जन किस तरीके से काम करता है, तो मैंने पूरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है। हो सकता है कि शायद आपको एक पहली बार में आपको कंफ्यूजिंग लगे, पर ये मेरा प्रॉमिस है 2 बार 3 बार आप देखोगे तो ये जो टेक्निक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैल्यूज ट्रैक करना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। क्लियर? तो देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इधर लिखा हुआ है। पहले जो प्रोग्राम होगा वो कहां पर आएगा? 6th वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, क्योंकि मेन प्रोग्राम यहां से स्टार्ट है, ये आपको पता है, ठीक है। इधर ये फंक्शन है फर्स्ट वाली लाइन से, तो यहां पर कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है 1 से लेकर 5 तक, बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। तो 6th पे आया, हमने एंटर कर दिया, मान लो 4 एंटर कर दिया, 4 नेचुरल नंबर्स के सम चाहिए स्टार्टिंग के। तो यहां पे 7th वाली लाइन में आया, तो यहां पे सम फंक्शन कॉल हुआ है, ये आपको दिख रहा है। क्लियर? तो सम में क्या आर्ग्यूमेंट गया है? 4 गया है। तो यहां पर अब जब 7 में फंक्शन कॉल हुई है तो प्रोग्राम पहुंच गया 1 पर। देखो 7 वाली लाइन में फंक्शन कॉल हुई, आर्ग्यूमेंट गया 4, प्रोग्राम गया कहां पे? 1 पर गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो 1 पर है अभी, वहां पे क्या आर्ग्यूमेंट रिसीव हुआ है? 4, मतलब इधर 4 रिसीव हुआ है नम। अब देखो क्या नम बराबर है, ठीक है। अगर ये जो है ये हमारा है बेस केस, मतलब जब नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा? जो रिकर्जन होना बंद हो जाएगा। क्लियर? अब इसको समझो। अब पहले इधर आया, मतलब 2 वाली लाइन पर गया प्रोग्राम, 1 पर पहुंच चुका है। सम में जो आर्ग्यूमेंट रिसीव हुआ है, जो मतलब पैरामीटर रिसीव हुआ है वो है 4, और यहां पर फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? 4। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब 2 वाले पर देखो आया, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि नम जो है वो क्या है? 4 नहीं है। क्लियर? कंडीशन हो गई फॉल्स, तो 1 रिटर्न नहीं होगा। अगर 1 होता अगर 1 होता है नम की वैल्यू तो 1 रिटर्न हो जाता। क्लियर? तो अब इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, तो 5th वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। 5th वाली लाइन में क्या है? ये देखो अब प्रोग्राम कहां आ चुका है? इधर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 3rd एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 4th एग्जीक्यूट हुआ। ये ध्यान दो, मेरी जो इंक है इसके ऊपर ध्यान दो आप, ठीक है। तो 5th एग्जीक्यूट हुआ है। 5th एग्जीक्यूट होने में देखो क्या हुआ है? रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न करना है? 4। नम क्या है? देखो ये जो सम में जो रिसीव हुआ है वो नम ही तो है इधर, ये चीज ध्यान दो आप, ठीक है। तो 4 प्लस सम नम -1, तो फिर से यहां पे नम -1 का मतलब क्या है? सम ब्रैकेट में 3 है ना। तो यहां पे इस वाला जो रिटर्न है, अभी ये जो 5th वाला है, यहां पे एक और फंक्शन कॉल हुई है अभी। क्लियर? अभी ये जो रिटर्न करने वाला था वैल्यू, अभी ये जो 5th वाले पर यहां पर वैल्यू रिटर्न करने वाला था ना, किसको रिटर्न करता? 7th पर जो फंक्शन कॉल हुई थी, ध्यान दो 7th पर जो फंक्शन कॉल हुई थी उसे ही तो वैल्यू रिटर्न करता, लेकिन अभी ये रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी इसका जो रिटर्न में जो वैल्यू जानी थी, ठीक है, 7th वाले फंक्शन कॉल पर, वो होल्ड पर है।
क्यों? क्योंकि अभी रिटर्न के अंदर जो है वो ऑलरेडी एक और फंक्शन है, वो कॉल हो रहा है। तो रिटर्न फिफ्थ वाला ये जो है वो अभी होल्ड पर है, और इसका जो फंक्शन कॉल है वो कॉल हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई फिफ्थ वाले तक। अब यहां पे फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम कहां जाएगा? वापस फर्स्ट पर जाएगा। देखो, ठीक है, वापस फर्स्ट पे आ गया। इस बार सम को क्या मिला है? 3 मिला है। जो नम है वो क्या हो चुका है? अब 3 हो चुका है, नम 4 नहीं रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखो, 1 पर आया, वापस 1 पर आया ना। देखो, तभी मैंने अलग अलग कलर्स में दे रखा है ताकि आप देख सको ढंग से कि कहां पे एग्जीक्यूशन क्या चल रहा है। तो अब यहां पे 1 पे आया प्रोग्राम, सम में 3 रिसीव हुआ है, वापस 2 पर गया, कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, दोबारा से कंडीशन फॉल्स हो गई। अब 4 पर आया, एल्स में क्या दे रखा है? फिर से वही चीज दे रखा है, रिटर्न कर दो नम और नम -1। तो नम है 3 और नम -1 हो गया 2। अब ये वाला जो रिटर्न है, ये किसको वैल्यू रिटर्न कर रहा था? लास्ट, ये इधर इस वाले सम को। ये चीज आप ध्यान से देखो, रिटर्न जो होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो किसको वापस जाती है? जिसने उस फंक्शन को कॉल किया था। तो ग्रीन वाला ये जो फिफ्थ वाला जो है, ये किसको वैल्यू रिटर्न करता? जहां पर इसने इसको कॉल किया था, फिफ्थ वाले पर ही। तो मतलब ये सम 3 इसने ही तो कॉल किया था इसको। अब इसमें ये रिटर्न है तो ये इसको वैल्यू वापस करता, लेकिन अभी करेगा नहीं, अभी ये वैल्यू वापस नहीं करेगा। क्लियर हो गई ये चीज? क्यों? इसका जो रिटर्न है वो भी होल्ड पे रहेगा, इसका जो रिटर्न है वो भी होल्ड पे रहेगा। अभी मैं यहां पे एच लिख देता हूं, ये एच लिख देता हूं, ये कॉल हुआ, अब ये कॉल होगा, क्योंकि इसका ये जो फंक्शन है जब तक ये पूरा फिनिश नहीं होगा तब तक वैल्यू इनके जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है वो होल्ड पे रहेंगे। तो ये हो गया 5। अब वापस जो हुआ 5 में सम फंक्शन कॉल हुआ है। अब सम फंक्शन कॉल हुआ तो वापस 1 पर गया प्रोग्राम। अब जो है जो नम है वो कितना रिसीव हुआ है? नम अब रिसीव हुआ है 2। क्लियर? 2 कैसे रिसीव हुआ? 3 प्लस नम -1, तो नम है 3, ठीक है ना। यहां पे नम 3 रिसीव हुआ था ना इधर वाले स्टेटमेंट में, ठीक है, इधर फर्स्ट वाले में 3 रिसीव हुआ था, तो नम -1 हो गया 2, तो 2 गया फंक्शन कॉल, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पे वापस आ गया प्रोग्राम। अब इसने देखा क्या नम जो है वो 1 है, 1 के बराबर है? नहीं, फिर से कंडीशन फॉल्स, ठीक है, 2 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। 4 पर आया प्रोग्राम, एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है, तो ये देखो अब ये क्या हुआ है, फिर से जो इसका रिटर्न है वो होल्ड पर रहेगा। ये वाला रिटर्न इस वाले फंक्शन कॉल को वैल्यू रिटर्न करता, जो भी यहां पर कैलकुलेट होती जो भी वैल्यू, लेकिन कैलकुलेट तो तब करेगा जब इसके पास सारी वैल्यूज होंगी। इसके पास सारी वैल्यूज कब होंगी? जब इस फंक्शन की कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दो इस लाइन पे, ठीक है, जब इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी तभी तो ये इसको वैल्यू वापस देगा। फिर जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई फिर ये वाला ग्रीन वाला फंक्शन इसको वैल्यू देगा। फिर जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई फिर ये वाला फंक्शन किसको वापस देगा? यहां पे वापस करेगा। यही चीज ध्यान दिया आपने, ठीक है। अब सम में क्या रिसीव हुआ है? रिटर्न 2 प्लस सम n-1, ठीक है। तो नम -1, तो नम -1 कितना हो गया? 1। ये देखो फिफ्थ वाला एग्जीक्यूट हो गया, यहां पे ये दिख रहा है आपको। अब वापस जो प्रोग्राम कहां पर गया? 1 पर गया। अब यहां पे नम कितना रिसीव हुआ है? 1। नम 1 रिसीव हुआ है। अब जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो क्या हो गई? सेकंड लाइन में जो कंडीशन है वो हो गई है ट्रू। क्लियर? सेकंड लाइन में कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि नम है 1। तो अब क्या होगा? 1 रिटर्न हो जाएगा। प्रोग्राम इस वाले रिटर्न पर आएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई है। कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स पर आता, ठीक है। 1 रिटर्न हो गया। अब आप एक चीज देखो, सेकंड पे आया, थर्ड पे आया, ठीक है। अब जो कंट्रोल होगा, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है, जो रिटर्न स्टेटमेंट्स जो होल्ड पर हैं अभी वैल्यूज रिटर्न करने के लिए, उनके कॉलिंग फंक्शंस को, उन पर कंट्रोल वापस रिटर्न होगा। क्लियर? तो अब देखो ये 1 है, ठीक है, ये 1 रिटर्न कर रहा है भाई, 1 के बराबर हो गया है नम, तो 1 रिटर्न कर देना है हमें। बेस केस रीच हो गया हमारा, ठीक है।
तो ये वन रिटर्न जो करेगा, रिटर्न ये जो है कीवर्ड किसको रिटर्न करेगा? सिंपल देखो, इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? इसने कॉल किया था, तो ये यहां पे वैल्यू रिटर्न कर दी इसने 1, तो यहां पे 2 + 1 हो गया। ठीक है भाई, 1 कैलकुलेट हुआ है ना। ये चीज फंक्शन वर्किंग विद फंक्शन वाले चैप्टर में क्लियर कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया? रिटर्न 2 + 1 मतलब रिटर्न 3 हो गया। अब ये वाला जो रिटर्न फंक्शन है वो किसको वैल्यू रिटर्न करेगा? इसको किसने कॉल किया था? इस ग्रीन वाले ने कॉल किया था, सम जो 2 लिखा हुआ है। तो यहां पे कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां पे रिटर्न कितना हो गया? 3 + 3 6 हो गया। अब ये वाला रिटर्न कर देगा इसको। कंट्रोल जो फ्लो है वो वापस उनके जो रिटर्न स्टेटमेंट थे उनको रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया? 6 हो गया था। अब ये रिटर्न, ये वाला जो रिटर्न है वो 6 रिटर्न करेगा किसको? जिस फंक्शन कॉल ने इसे कॉल किया था। ठीक है, अब यहां पे कितना आ गया? 6। अब यहां पे देखो, ये वाला जो है मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो देखो मैं सर्कल कर रहा हूं इधर, ये है। ठीक है, अब यहां पे 6 + 4 10 कैलकुलेट हो गया। 10 कैलकुलेट हो गया तो मतलब ये रिटर्न कर देगा किसको? भाई इस 5 वाले को किसने कॉल किया था? जो 7th वाले पर है। ठीक है ना, तभी तो फर्स्ट पर प्रोग्राम का फ्लो आया था। ठीक है, तो इसने 10 रिटर्न कर दिया इधर, तो मतलब s की वैल्यू हो गई 10, हमने प्रिंट करा लिया 10 यहां पे। तो जितनी बार भी दोगे उतने क्या होंगे? इसी तरीके से रिकर्जन होंगे, उतने ही जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है वो होल्ड पे रहेंगे जब तक उनके अंदर जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर नहीं आ जाती। अगर पहली बार में नहीं आया है, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा। और इनकी वैल्यूज को खुद ट्रैक करना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को खुद ट्रैक करना, अपने आप क्लियर हो जाएगी ये चीज। ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं। तो अब देखो रिकर्जन वर्सेस इटरेशन, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो रिकर्जन होता है और जो इटरेशन है वो रिपीटेडली क्या करते हैं? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बस इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो इटरेशन होता है उसका मतलब क्या है? मतलब जब एक लूप रिपीटेडली कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करे। कब तक एग्जीक्यूट करे? जब तक जो उनकी कंट्रोलिंग कंडीशन है, ठीक है, वो फॉल्स नहीं हो जाती। या तो रेंज, फॉर लूप का एग्जांपल है तो रेंज नहीं मिल जाती। ठीक है, मतलब जो रेंज फिनिश नहीं हो जाती। अगर व्हाइल लूप का एग्जांपल है तो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो तब तक जो होता है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लूपिंग के अंदर, लूप के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इटरेशन। रिकर्जन मतलब कि मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट है और वो जो स्टेटमेंट है वो खुद को ही कॉल करे जा रहा है, मतलब उस फंक्शन को ही बार बार कंटिन्यूअसली कॉल किया जा रहा है। ठीक है, या किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, मतलब रिकर्जन हो रहा है। ये चीज आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज रिपीटेडली हो रही है। कब तक होगी? जब तक जो बेस केस जो रीच नहीं हो जाता। अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैं बता चुका हूं बेस केस क्या था। जब तक नम की वैल्यू 1 रीच नहीं हो जाती तब तक हम प्लस करा रहे थे 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो रिकर्जन और इटरेशन के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखो आप। अभी हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। पहला तरीका है रिकर्जन से करेंगे, दूसरा तरीका जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? इटरेशन से करेंगे, मतलब लूपिंग से करेंगे। दोनों ही समझ लेना। तो और इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब रिकर्जन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं आपको इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताता हूं। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है, ये मैंने फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पे 1 से लेके 4th लाइन तक फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि फैक्ट नाम के फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा। मैं जो 5th वाली जो लाइन है यहाँ पे मैं यूजर से नंबर ले सकता था इंट इनपुट लगाकर, लेकिन मैंने 4 लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो आपको पता है किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है उसको क्या करना पड़ता है? 1 से लेके उतने नंबर तक मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 × 2 × 3 × 4। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखो। पहले जो प्रोग्राम होगा वो कहां पर आएगा? 5th पर आएगा। पहले प्रोग्राम 5th पर आया, उसे पता चल गया n की वैल्यू 4 है। अब 6th पर आया प्रोग्राम, 6th पर आने पे यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 चली गई आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, और तो मतलब फंक्शन कॉल हुई है यहां पे। अभी प्रोग्राम यहां पे पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉल से ही, मतलब इतने अधूरे से ही वापस जंप हो गया है। क्लियर भाई? f पर पहुंचने का मतलब है
कि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है, तो एफ पे अभी पहुंचा ही नहीं है प्रोग्राम, मतलब इतने से ही वापस हो गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो फंक्शन कॉल हुई है कौन से वाले स्टेटमेंट में, 6th वाले पर, ठीक है। वापस प्रोग्राम फर्स्ट पर आया, यहां पे क्या रिसीव हुआ है 4, कोई भी नंबर जो हम यहां पे लेते वो रिसीव होता, ठीक है। अब यहां पे देखो बेस केस मैंने फिर से 1 दे रखा है, क्योंकि हमें वही करना है, 1 तक लेके जाना है, -1 करके जो हम यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन हो गई फॉल्स, फर्स्ट वाली लाइन में आया प्रोग्राम, सेकंड पे आया, सेकंड पे उसने देखा कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वापस वो कहां गया, सेकंड के बाद 4th पे गया प्रोग्राम, 4th पे गया तो उसने क्या देखा कि रिटर्न वैल्यू हो रही है, लेकिन रिटर्न जो है वो होल्ड पे रहेगा जब तक ये वैल्यू कैलकुलेट होकर नहीं आ जाती, मतलब फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट होकर नहीं आ जाता। अब जब फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट होगा फिर वैल्यू रिटर्न होल्ड पे हो जाएगा, कब, जब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो जाती, समझ रहे हो ना, फैक्टोरियल 2। अब वापस फैक्टोरियल 2 की जो इधर जो वैल्यू रिटर्न होनी थी वो भी होल्ड पर रहेगा जब तक फैक्टोरियल 1 नहीं हो। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ओके। तो अब 4th पे आया प्रोग्राम, अभी हम यहां पर है, ठीक है। अब 4th पे आया प्रोग्राम, अब इसमें देखो रिटर्न जो है वो होल्ड पे हो गया, ठीक है, रिटर्न जो है वो ये जो है ये होल्ड पर रहा। अब ये कैलकुलेट होगा, पहले फंक्शन कॉल हुई है यहां पे, वापस 1 पे गया इधर प्रोग्राम, ये दिख रहा है आपको, फैक्टोरियल 3 रिसीव हुआ है। अब फैक्टोरियल 3 रिसीव हुआ, 3 रिसीव होने के बाद फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले भी कंडीशन फॉल्स हुई थी, दोबारा कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 के केस में भी फॉल्स हुई और 3 के केस में भी। फैक्टोरियल 3 मतलब फैक्टिव नाम का फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, मैं बार बार फैक्टोरियल बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहां पे 3 हुआ, कंडीशन फॉल्स, 4th वाली लाइन में आया प्रोग्राम, जैसे इधर देखो 2 पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी, फिर ये रिटर्न होल्ड पे रहा, फैक्ट 2, ठीक है। अब ये पूरा कैलकुलेट होगा, फैक्ट 2 का मतलब यहां पे n-1 लिखा हुआ है, तो n जो रिसीव हो रहा है उसमें से एक कम करके मैं डायरेक्टली इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब ये पूरा कैलकुलेट होगा, ओके, ये तो ऑलरेडी है कैलकुलेटेड, बट यहां पे जो फैक्ट 2 है ये फंक्शन कॉल है, तो जब तक इस फंक्शन कॉल के पास वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये जो रिटर्न है ये होल्ड पे रहेगा, ये जिसको भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो होल्ड पे रहेगा तब तक, ठीक है। तो फैक्ट 2 मतलब ये जो 2 है ये आर्ग्यूमेंट है, अब 2 आर्ग्यूमेंट भेजा गया है, मतलब फंक्शन कॉल है ये पूरी की पूरी, तो ये फंक्शन कॉल वापस कहां जाएगी, प्रोग्राम, अब प्रोग्राम आ जाएगा वापस आपका इधर 1 वाले पर, ओके, इधर देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में, ओके, 1 पे आ जाएगा इधर प्रोग्राम। अब 1 पे आने के बाद देखो वैल्यू क्या रिसीव हुई है, अब पैरामीटर क्या रिसीव हुआ है, 2 पैरामीटर रिसीव हुआ है। फंक्शन कॉल के अंदर हम जो भेजते हैं वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो रिसीव होता है उसे बोलते हैं पैरामीटर, ओके। तो 2 रिसीव हुआ है, सेकंड पे आया प्रोग्राम, कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि n की वैल्यू है 2, 1 नहीं है, 3 पर जाएगा नहीं। अब 4 पे आ जाएगा प्रोग्राम, ये रिटर्न है, 2 ऑलरेडी कैलकुलेट है। अब यहां पे फैक्ट n-1 मतलब फैक्ट 2-1 मतलब कि फैक्ट 1, तो ये हो गई फिर से एक फंक्शन कॉल, ओके। ये वाला रिटर्न भी फिर से होल्ड पर, अब प्रोग्राम वापस आ गया इधर 1 पर। 1 पर आने के बाद देखो सेकंड पे आया, कंडीशन हो जाएगी ट्रू क्योंकि फैक्ट के अंदर जो आर्गुमेंट भेजा है वो 1 भेजा है, और यहां पे फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर रिसीव हुआ है वो 1 रिसीव हुआ है, ओके। तो सेकंड पर जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। थर्ड पे आ जाएगा प्रोग्राम, थर्ड पे आने के बाद देखो अब यहां पर रिकर्जन वाली लाइन नहीं है, मतलब रिटर्न अब सिंपली वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके, कुछ भी अब इसके बाद कोई भी और दूसरी फंक्शन कॉल नहीं हो रही है। अब जो कॉल्स होंगी मतलब जो वैल्यूज होंगी वो वापस उनकी फंक्शन कॉल्स को मिल जाएंगी, जो जो रिटर्न सारे होल्ड पर है उनके द्वारा। अब ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, 1 रिटर्न कर रहा है, जब n की वैल्यू 1 हो जा रही है तो ये किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। यहां पे हो गई 1, ठीक है, ये जो रिटर्न कर रहा है 1 ये इस फैक्ट की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, ओके। तो इधर हो गई 1, तो 2 into 1 हो गया, इस रिटर्न के पास हो गई 2 वैल्यू। अब ये किसको रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा। यहां पे वैल्यू कितनी हो गई, 3 into 2 मतलब कि 6 वैल्यू हो गई। अब ये वाला जो रिटर्न है, जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई है इसके पास 6, ये किसको वैल्यू रिटर्न करेगा, इस वाले को करेगा, तो ये हो गई 6, तो 4 into 6 24, ओके, 24 कैलकुलेट हो गई। अब ये वाला रिटर्न के पास 24 वैल्यू है, ये किसको वापस करेगा, ये इसको वापस करेगा, ओके, क्योंकि ये वाला जो है ये, ठीक है, रिटर्न ये रहा, ठीक है,
ये कौन से फंक्शन डेफिनेशन में है? इस फर्स्ट वाली में। और इस फर्स्ट वाले फंक्शन को किसने कॉल किया था? जो बिल्कुल जब फ्रेश प्रोग्राम चला था 6th वाली लाइन में, ओके, तो इसने कॉल किया था ना जो 6th वाली लाइन में था, इसने। तो यहां पे अब आ गई है वैल्यू 24, एफ को वैल्यू मिल गई 24। वापस अब प्रोग्राम 7 पर, तो एफ की वैल्यू प्रिंट हो गई 24। 5 होती, 6 होती, कितनी भी वैल्यूज होती, उतने ज्यादा रिटर्न होल्ड पे रहते, उतनी बार रिकर्जन होता। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसी प्रोग्राम को मैं, ठीक है, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को मैं इटरेटिवली बताता हूं कि बिना रिकर्जन के कैसे करना है। पर रिकर्जन और इटरेशन दोनों ही आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है कभी कभी कि इस प्रोग्राम को रिकर्जन से करके दिखाओ या इस प्रोग्राम को इटरेशन से करके दिखाओ। तो डिफरेंस आपको पता चल चुका है और दोनों ही टेक्निक्स आपको मैं सिखा दी हैं। इटरेशन से आप देख लो कैसे करना है, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल पता करना है हमें। कोई भी वैल्यू पास करा सकता था मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मैंने दी है। एन के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो इधर हो जाएगी, इधर यहां पे हमने एन प्रिंट करा लिया है। अब देखो पहले प्रोग्राम आया 6 पर, यहां से वापस जंप कर गया 1 पर यहां पर रिसीव हुआ है 4, क्लियर। अब प्रोग्राम आया 2 पर, एफ को कितनी वैल्यू मिल गई? 4, ठीक है। अभी एफ में हम अपना फैक्टोरियल स्टोर कराएंगे इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, बाद में एफ को रिटर्न कर देंगे। एफ में फैक्टोरियल जो है वो स्टोर हो जाएगा लास्ट तक। देखो कैसे। अब एन की वैल्यू रिसीव हुई थी 4, एफ को मिल गया 4, इधर है लूप के अंदर 4, एन की वैल्यू 4। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? सिंपल, आई को कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी? 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, आई को 3 मिलेगी, 4 मिलेगी नहीं, ओके। तो अब प्रोग्राम जो है वो हमारा 3rd लाइन पे आ चुका है, ओके। 3rd लाइन पे आने के बाद क्या हुआ? आई की वैल्यूज हमें पता चल गई, मतलब रेंज पता चल गई लूप की। एंड अब क्या होगा? जब तक ये जो लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक रेंज पूरी फिनिश नहीं हो जाती। तो उसके बाद जब फिनिश हो जाएगी प्रोग्राम आ जाएगा लूप के बाहर और एफ में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो रिटर्न हो जाएगी। कहां पे? यहां पे, ठीक है। 6th वाले पर रिटर्न हो जाएगी। देखो कैसे। अभी हम कहां पे चल रहे हैं? 3rd पे चल रहे हैं, ठीक है। लूप की रेंज पता चली हमें अभी। तो इस समय आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 1। अभी देखो एफ कितना हो जाएगा? एफ कितना है अभी ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर? 4, ठीक है, इनटू, और आई कितना है अभी? 1। तो एफ हो चुका है हमारा 4। वापस प्रोग्राम कहां गया? इधर गया, ठीक है। मतलब अभी 4 वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब वापस प्रोग्राम जब तक आई की रेंज फिनिश नहीं हुई है ना, 3 पर गया वापस प्रोग्राम। अब तो इस समय आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू चेंज हो गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर वापस प्रोग्राम आया लूप के अंदर 4। तो अब एफ कितना कैलकुलेट हो चुका था? 4। आई की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना हो गए? 8 हो गया अब एफ, क्लियर। अब प्रोग्राम वापस गया 3rd पर, आई की वैल्यू हुई चेंज, आई की वैल्यू अब हो गई है 3, ओके। प्रोग्राम आया 4th वाली लाइन पे। अब 4th वाली लाइन पे आने के बाद एफ कितना हो चुका था हमारा? एफ इंटू आई कर रहे हैं ना, तो एफ हो चुका था हमारा 8, है ना, और आई कितना हो चुका है? 3। एफ हो गया हमारा कैलकुलेट 24। आई की रेंज हो चुकी है फिनिश, ठीक है। जो हम एफ इंटू आई, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहां पे, 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है ना ये वाला स्टेटमेंट, ओके। तो एफ की वैल्यू हो चुकी है 24 फाइनली। अब इससे ज्यादा लूप नहीं चलेगा। प्रोग्राम आया 5th वाली लाइन पे, 24 रिटर्न कर देगा। यहां पे आ चुका है 24 रिटर्न, ओके। 5, 6, 7 वाली लाइन 24 रिटर्न आ गया। एन को मिल गया 24, यहां पे एन प्रिंट करा दिया। तो इटरेशन क्लियर हो गया आपको। तो अब इस प्रोग्राम को देखो, यहां पे मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप 2 नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट कर सकते हो। जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही फंक्शन कॉल कर दी है, ओके। तो जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो इधर आ जाएगी और ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। तो जीसीडी का मतलब है कोई भी 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का कैलकुलेट कर रहा हूं। 2 नंबर्स, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन 2 नंबर्स को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। तो ये तो बहुत इजी से नंबर्स हैं। तो हमें पता है कि 10 ही ऐसा नंबर है जो 30 को भी और 10 और 100 को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब 10 ही वो बड़े से बड़ा नंबर है, 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 30 और 100 को डिवाइड कर दे। तो हमें देखो इसका रिकर्जन देख लो कि किस तरीके से जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ है। तो पहले प्रोग्राम, ये फंक्शन डेफिनेशन है ऊपर की 4 लाइन में, मेन प्रोग्राम ओनली 5th लाइन में है, ओके। प्रोग्राम आया 5th वाली लाइन पे,
फंक्शन कॉल होगी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट फिनिश नहीं होगा, कब तक फिनिश नहीं होगा, जब तक वैल्यू रिटर्न नहीं आ जाती। ओके, जीसीडी नाम का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट वाली जो लाइन पर गया प्रोग्राम, फर्स्ट वाली लाइन पर जाने के बाद देखो, अब पहले फिफ्थ में क्या क्या वैल्यू गई है, 100 गई है और 30 गई है, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, एंड फर्स्ट वाली लाइन में गया प्रोग्राम, 130 रिसीव हुआ है, ठीक है, इधर 100 रिसीव हुआ है, इधर 30 रिसीव हुआ है, ये आपको दिख रहा है इधर। एंड अब सेकंड पे आया प्रोग्राम, सेकंड की कंडीशन हो गई फॉल्स। ओके, फोर्थ पे आ जाएगा फिर प्रोग्राम, और क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न पी तो करेगा नहीं, पी मतलब रिटर्न 100 तो करेगा नहीं। आप इन वैल्यूज पर देखना कि पी को कौन सी वैल्यू रिसीव हो रही है और क्यू को कौन सी वैल्यू रिसीव हो रही है, ये चीज आप ध्यान देते रहना। ओके, तो अब रिटर्न पी तो करेगा नहीं, प्रोग्राम आ जाएगा फोर्थ वाली लाइन में, वो स्टेटमेंट के बाहर है, इफ कंडीशन के बाहर है वो। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न जीसीडी क्यू कॉमा पी एंड उसके बाद मॉडुलस क्यू। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल, आप ये देखो, ये रिटर्न करना है। अब ये रिटर्न तो होल्ड पे रहेगा जब तक जो इसका ये जो फंक्शन है वो कैलकुलेट करके नहीं दे देता वैल्यू, ठीक है। अब क्या रिटर्न करना है, क्यू कॉमा पी मॉडुलस क्यू। ओके, तो क्यू कितना रिसीव हुआ है, यहां पे मैं पी लिख देता हूं, यहां पे क्यू लिख देता हूं। ओके, ये भी पी है, ये क्यू है। अब क्यू कितना रिसीव हुआ था, इधर अंदर ग्रीन वाले एग्जीक्यूशन में देखो आप, 30 रिसीव हुआ था, तो इसने 30 कर दिया। अब पी मॉडुलस क्यू, तो पी मॉडुलस क्यू कितना होता है, मॉडुलस क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड करता है ना, तो 100 को 30 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना रिमाइंडर निकलेगा, 10। तो यहां पे कितना जाएगा, 10 जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, 10 जाएगा, मतलब 30 गया है और 10 गया है। ओके, प्रोग्राम गया, फर्स्ट पर गया, क्योंकि फंक्शन कॉल हुई है ना, रिटर्न की जो वैल्यू है वो खुद ही एक फंक्शन कॉल है। ओके, तो फर्स्ट पे गया प्रोग्राम वापस। अब ये ब्राउन वाला एग्जीक्यूशन देखो, अब यहां पे पी कितना रिसीव हुआ है, 30 और 10, ये चीज क्लियर हो गई, 30 हो गया, ये क्यू हो गया 10, क्लियर। फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 वाली लाइन पे प्रोग्राम आ गया फोर्थ पर। फोर्थ पे देखो क्या हुआ है, रिटर्न जीसीडी, ओके, क्यू कॉमा पी मॉडुलस क्यू, तो क्यू कितना है 10 और पी मॉडुलस क्यू, तो पी कितना रिसीव हुआ था इस वाले फंक्शन में, 30 मॉडुलस 10, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 0, क्लियर, ये कितना 0 हो जाएगा, 0। तो ये वाला जो जीसीडी है वो 10,0 दे रहा है। प्रोग्राम गया वापस कहां, फर्स्ट वाले पर, क्योंकि ये फंक्शन कॉल है जीसीडी एक, ये दोनों रिटर्न स्टेटमेंट्स अभी होल्ड पर है, इनकी वैल्यू रिसीव होगी तब ये रिटर्न करेंगे अपने ओरिजिनल फंक्शन कॉल को। ओके, तो अब यहां पे 10,0 गया है, ये आपको दिख रहा है। ओके, एंड इसके बाद अब सेकंड लाइन पर आया प्रोग्राम जो कि बेस केस है, ठीक है। जब बेस केस रीच हो रहा है, ये आपने नोटिस किया होगा, हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन कॉल नहीं करा रहे हैं। जब बेस केस रीच हुआ था तब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल नहीं करा रहे हैं। जब बेस केस नहीं मिल रहा तो फंक्शन कॉल करा रहे हैं दोबारा से, ये चीज आपने नोटिस कर ली होगी अब तक। तो अब देखो रिटर्न पी करना है, पी कितना रिसीव हुआ है, तो जीसीडी में पहला क्या है पी, सेकंड वाला है क्यू, तो इधर कितना, बेशक यहां जीसीडी में क्यू हमने भेजा था पहले पर, लेकिन फंक्शन जो है ये इधर डेफिनेशन, इसमें पहला क्या है पी, तो पी रिसीव हुआ है कितना, पी रिसीव हुआ है हमारा 10, तो कितना रिटर्न कर देगा, 10 रिटर्न कर देगा। अब ये किसको रिटर्न करेगा, रिटर्न पी, ये इसने बुलाया था ना। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये किसको 10 रिटर्न करेगा, इसको, तो मतलब यहां जीसीडी मतलब यहां पे क्या वैल्यू हो गई, रिटर्न 10। अब ये किसको रिटर्न करेगा, तो यहां पे कितना आ गया, यहां पर 10 हो गई वैल्यू वापस। अब ये किसको रिटर्न करेगा, यहां पे, तो एफ को कितनी वैल्यू रिसीव हो जाएगी, 10, इस जीसीडी इसकी जगह 10 हो जाएगा, एफ को मिल जाएगा 10। लास्ट में सॉरी एफ प्रिंट नहीं करा रहा हूं मैं। ओके, ये डायरेक्ट ये जो 5th नंबर पर ये जो है एग्जीक्यूशन,
इसको मैंने डायरेक्टली प्रिंट कराया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, जीसीडी 100, 30 की जगह 10, क्योंकि इसने फंक्शन कॉल किया था ना, इसको कॉल किया था, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यह हमें पता था ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं कि जो जीसीडी होता है 100, 30 का वो होता है 10। आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करिए, ये प्रोग्राम लिखिए 5 लाइन का और उनमें अलग अलग वैल्यूज लेके देखिए, तो आप उनको जीसीडी आपको पता चल जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जैसे हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में इतना पूरा चैप्टर कवर कर चुका है। अब सिर्फ फिबोनाची नंबर का प्रोग्राम और बाइनरी सर्च का प्रोग्राम रह गया है। मतलब रिकर्जन चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है, डोंट वरी। सिर्फ ये 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि एग्जांपल है रिकर्जन के, एंड इनका जो वीडियो है वो मैंने अलग से बनाई हुई है, उनका लिंक मैंने इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके चेक कर लो उसे। ओके, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना।